गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग हमारे एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली फार्मर्स को क्या क्या समस्याएं आती हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। देखो बेटे, वी ऑल नो दैट ओनली इरिगेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड जस्ट 45% एरिया ऑफ कल्टीवेशन लैंड। कल्टीवेटेड लैंड का केवल 45% जमीन ऐसी है बच्चों जिसको प्रॉपर मैनर में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल होते हैं। अब देखो बेटे आगे, क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारे देश के अंदर जो क्रॉप फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों? वर्षा पर डिपेंड करती है, बारिश पर डिपेंड करती है, बिकॉज देयर इज नो परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास सिंचाई के परमानेंट साधन नहीं है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो वर्षा पर बेटे निर्भरता है, मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वेल्युनेबल। अब देखो बेटे, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंस है किसके ऊपर है बच्चों? रेन वाटर के ऊपर, वो हमारी एग्रीकल्चर को वेल्युनेबल डिपेंडेंट बना देती है। इट मीन्स गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप्स, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप्स, वाइल्ड ड्रॉट्स कॉज ए सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारी जो वर्षा पर निर्भरता है, कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से वेलनेबल का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अगर वर्षा अच्छी होगी तो नो डाउट प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़िया होगा। अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगा। स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट रिक्वायर्स दैट परमानेंट ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के आउटपुट में स्टेबिलिटी बनी रहे तो इसके लिए जरूरत क्या है कि हम अपने भारत के अंदर सभी भागों के अंदर, सभी एरिया के अंदर क्या करें? परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करें, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है रेन वाटर पर उसको कम किया जा सके। अगर हमारे पास बेटे परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन होंगे तो नो डाउट एग्रीकल्चर के अंदर जो फार्मर्स की इनकम है वो भी स्टेबल हो जाएगी और आउटपुट भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ अवर इंडस्ट्री, ऑफ अवर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है बेटे? बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, तो जरूरत है ना उसको डेवलप करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन को क्या कराया जाए? प्रोवाइड कराया जाए। Second one point is deficiency of finance. Deficiency of finance is another major problem facing Indian agriculture. फाइनेंस की कमी हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी समस्या है। फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स डिपेंड अपॉन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूडिंग महाजन्स, मनी लैंडर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, एंड दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बच्चों, सोर्स ऑफ क्रेडिट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है स्टूडेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? बैंकिंग सेक्टर से, अदर फाइनेंशियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम लोग क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। लेकिन बेटे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रेफरिंग टू बेसिकली महाजन, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स एटसेट्रा, फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स द फार्मर्स डिपेंड अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अपनी ज्यादा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे किसान बेसिकली महाजन, मनी लैंडर्स पर, बड़े बड़े जमींदारों पर डिपेंड करते हैं। दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं वो बहुत अधिक ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, जैसे कि बेसिकली मैंने कहा कि बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द फार्मर। अगर हम उनकी बात करें तो फार्मर्स की आवश्यकताओं के अनुसार बेसिकली और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो काफी कम है। लैक ऑफ फाइनेंस हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर को प्रॉपर मैनर में फाइनेंस फंड्स नहीं मिलते हैं या फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है तो इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि इंडियन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं होती है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वी ऑल नो दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होती है बच्चों? उधार लेने की लागत क्या है? बेसिकली उस पर दिए जाने वाला ब्याज। तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी ऋण लेने की लागत क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो इसके कारण बेटे हमारे जो फार्मर्स हैं वो निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।
कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किसानों की जो परंपरागत सोच है वो भी कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी समस्या है। डिस्पाइट इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी, नई नई खेत प्रबंधन की जो टेक्निक है हमारे पास, नई फार्म मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट इंडियन फार्मर कंटिन्यूज टू रिले ऑन कन्वेंशनल विजडम। लेकिन आज भी जो हमारा भारतीय किसान है वो परंपरागत तरीके से खेती करने में विश्वास रखता है। ही कंटिन्यूज टू कंसीडर फार्मिंग एज ए मीन्स फॉर सब्सिस्टेंस एंड लेस एज ए बिजनेस वेंचर। आज भी वो बेसिकली क्या करता है, फार्मिंग को सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड जीवन निर्वाह के लिए अपनाना चाहता है, ना कि बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने के लिए। अकॉर्डिंगली ही कंटिन्यूज टू फोकस ऑन क्रॉप्स विच ऑफर हिम फूड सिक्योरिटी रेदर देन विच ऑफर हाई यील्ड प्रॉफिट। आज भी बेटे किसान ऐसी फसलों का उत्पादन करना चाहता है जो उसके परिवार को बेसिकली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, भोजन की सुरक्षा प्रोवाइड करे, ना कि वो ऐसी फसलों का उत्पादन करना चाहता है जिससे कि बेसिकली उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। द टिपिकल इंडियन फार्मर इज रेलुकेंट टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर, ही अवॉइड्स अंडरटेकिंग रिस्क फॉर द प्रॉफिट। जो टिपिकल यानी कि जो परंपरागत सोच है किसान की, वो कहीं ना कहीं उसको एज ए बिजनेसमैन, एज ए उद्यमी, उसको बेसिकली नई टेक्निक को अपनाकर नए तरीके से अपनी सोच को बदलकर उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देना चाहती, उसको एक व्यवसायी के रूप में ग्रो नहीं करना चाहती, और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को कमाने से क्या बचता रहता है और कहीं ना कहीं वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। एंड दिस इज आल्सो द अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि किसानों के पास जो भूमि का टुकड़ा जिसपे वो खेती करते हैं वो छोटा तो है ही, बट इट्स आल्सो फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट, वो टुकड़ा जिस पर किसान खेती करते हैं वो बिखरा हुआ भी है। जैसे मान लीजिए बेटे किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ कहीं और है, 1 एकड़ कहीं और है, तो नो डाउट ऐसा होने से उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाएगी, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो क्या होगा कि जो किसान है उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगी। इट मीन्स उसको प्रोडक्शन करने में दिक्कत आएगी, और दूसरा वो मशीनों का यूज नहीं कर पाएगा। देखिए इसमें होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट वेरी स्मॉल बट स्कैटर्ड एज वेल। भारत के अंदर होल्डिंग्स क्या होती है बेटे, भूमि का वह टुकड़ा जिस पर खेती की जानी है वो छोटा ही नहीं है, वो बिखरा हुआ भी है। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो जमीन का छोटा आकार है वो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी का यूज, इसके कारण हम लोग नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते। स्कैटर्ड होल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। और जमीन के जो टुकड़े कोई कहीं बिखरा हुआ है, कोई कहीं है 1 एकड़, कोई कहीं है, इसके कारण भी, बिखरे हुए के कारण भी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट काफी बढ़ जाती है। दिस कंट्रीब्यूट्स द बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। इसके कारण बेटे जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ी रहती है और किसान क्या बने रहते हैं, पुअर बने रहते हैं, वो क्या रहते हैं, निर्धन बने रहते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लोटिव एग्रियन रिलेशनशिप। एक्सप्लोटिव का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्सप्लोइटिव का मतलब है कि जो जमींदार हैं वो किसानों का शोषण करते हैं। एग्रियन रिलेशंस यानी कि कृषक शोषक के संबंध। यहाँ पर कृषक कौन है, हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, हमारे लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो तो सारे क्या हैं बच्चों, टीनेंट्स हैं, बेसिकली फार्मर्स हैं। और जो एक्सप्लोटिव रिलेशनशिप किसके साथ है, उनके जमींदारों के साथ। देखो एग्रियन रिलेशनशिप रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशन विद लैंडलॉर्ड्स एंड द टीनेंट्स। अगर हम बात करते हैं इनके एग्रियन रिलेशनशिप की यानी कि कृषक संबंधों की, तो ये कृषक संबंध किसके बीच में है, टीनेंट यानी कि किराएदार और बड़े बड़े जमींदारों के बीच में है। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्व्स। जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, अब्सेंटी का मतलब क्या कि वो खुद खेती नहीं करते हैं, बेसिकली रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं रेंटल इनकम, भूमि के किराए पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टीनेंट्स बाय वे ऑफ हाई रेंट्स एंड लेटेड चार्जेस। वो कहीं ना कहीं रेंटल इनकम के भरोसे रहते हैं और किसानों का पूरी तरह से शोषण करते हैं। ताकि किस तरह से शोषण करते हैं, रेंट को बढ़ा देते हैं और उससे रिलेटेड चार्जेस को इंक्रीज करके कृषकों का पूरी तरह से शोषण करते हैं। हैविंग पेड exorbitant rent to the absentee landlords, the tiller of the soil are left with little surplus for further investment। अब इसका मतलब क्या है कि अनावश्यक रूप से इतना ज्यादा किराया absentee landlords को पे करने की, जमींदारों को पे करने के बाद जो बेसिकली टीलर ऑफ द सोइल है उनके पास इतना सरप्लस नहीं बचता है कि वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें। अकॉर्डिंगली लैंड कंटिन्यूज टू बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस।
rather than source of business profit। इसलिए जो जमीन है बेटे उसका प्रयोग केवल गुजारे के लिए होता है, ना कि किसी भी तरह से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेटे बेसिकली जो जमींदार होते हैं उनको एक फिक्स रेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना होता है। इसके लिए बेटे दे आर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज दे कैन। इसका मतलब पूरी तरह से आजाद होते हैं, जितना चाहे वो वसूल कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटे वो किसानों का पूरी तरह से शोषण करते हैं। दे फ्रिक्वेंटली रेज द रेंट, किराए को बढ़ा देते हैं। दे शेयर द आउटपुट बट नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ये इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कि वो कॉस्ट ऑफ आउटपुट को तो शेयर नहीं करते, लेकिन होने वाले प्रोडक्शन को शेयर करते हैं। हर तरह से किसानों का शोषण करते हैं। 6th पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम जो है बेसिकली वो पूरी तरह से संगठित नहीं है। ये भी एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन अ लोकल मार्केट एट रिड्यूस्ड रेट। यहाँ पर ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये है बच्चों कि किसान जो अपनी फसलों का प्रोडक्शन करके बेसिकली खेतों से प्रोडक्शन करके लेकर आते हैं शहरों की तरफ, उनको एक नियमित रूप से बाजार अवेलेबल नहीं होता है। सो दे आर कंपेल्ड टू सेल देयर क्रॉप्स at reduced rate to the local mahajans at a local mahajans at a reduced rate। तो बेटा बेसिकली स्मॉल फार्मर्स को कहीं ना कहीं इस बात के लिए कंपेल किया जाता है कि वो क्या करे, अपनी फसलों को बहुत ही कम कीमत पर क्या करे, लोकल मार्केट में महाजन और लैंडलॉर्ड्स को बेच दे। और कहीं ना कहीं ऐसा करना उनके लिए कंपल्शन होता है, क्योंकि बेटे प्रोडक्शन करने से पहले वो लैंडलॉर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उनसे बेसिकली कैपिटल लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं उधार पर, और उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट देना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी होती है। साथ साथ वो इस बात के लिए भी एग्रीड हो जाते हैं कि वो अपनी फसलों को प्रोडक्शन होने के बाद उन्हीं के पास आकर बेचेंगे। और कहीं ना कहीं वो भी क्या करते हैं, उनसे कम रेट पर प्रोडक्शन खरीद के मार्केट में आगे ज्यादा रेट पर बेच देते हैं। तो ऑर्गेनाइज सिस्टम के ना होने से भी किसानों का पूरी तरह से शोषण होता है। देखिए, ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट रिड्यूस्ड रेट। बहुत ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्या करना पड़ता है, अपनी आउटपुट को बहुत कम रेट पर लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है। टू ए लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक दिस इज कंपल्शन फॉर देम, उनके लिए कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। दे आर ओब्लाइज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट टू द महाजन्स एंड मनी लेंडर्स। कहीं ना कहीं उनको अपनी जो प्रोडक्शन है वो महाजन्स को, मनी लेंडर्स को बेचनी पड़ती है। इन टर्म्स रिटर्न्स ऑफ देयर लोन्स एंड बिकॉज दे हैव रेज्ड द लोन फ्रॉम मिडलमैन। अब उन्होंने बेटे जो बेसिकली लोन लिया है उसको वापसी करने के उसमें उनको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्शन को बहुत कम रेट पर, रिड्यूस रेट पर मनी लेंडर्स को बेचना पड़ता है। ब्रीफली, इन एग्रीकल्चर इंडिया फेसेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट जडिशली यूज्ड। अगर हम प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, मॉडर्न इनपुट का यूज नहीं हो रहे हैं, इनपुट का यूज नहीं कर पा रहे, इसके कारण भी प्रोडक्टिविटी कम रहती है। किसानों के पास ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी रिड्यूस रेट पर अपने प्रोडक्शन को बेचना पड़ता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू द एग्रियन रिफॉर्म्स। एग्रियन रिफॉर्म्स के लिए बच्चों आपको पूरे टॉपिक के अंदर चार्ट गिवन है। इन दिस चार्ट यू कैन सी there are 3 types of agrarian reforms. First one is technical reforms, second one is institutional reforms and third one is general reforms. अब देखो बेटे, टेक्निकल रिफॉर्म्स में आपको दे रखा है यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना, मशीनों का प्रयोग करना। ऐसे ही बच्चों आपको सेकंड पॉइंट पर दे रखा है एग्रियन रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिनको हम लोग बेटे क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार भी कहते हैं। एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स कौन है बच्चों, जमींदारों को खत्म कर, जमींदारी प्रथा को खत्म करना, रेंट को रेगुलराइज करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जमीन के टुकड़ों को एकत्रित करना, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है, भूमि की अधिकतम सीमा को निश्चित करना, एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती करना। एंड लास्ट वन आर जनरल रिफॉर्म्स आर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, कोऑपरेटिव फार्मिंग को अपनाना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को फॉलो करना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल द पॉइंट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्निकल।
फर्स्ट वन इज यूज ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। सिंस 1965 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर हैव रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल वैरायटीज। इसका मतलब क्या, अधिक उपज देने वाले बीजों ने परंपरागत बीजों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। HYV सीड्स स्पेशली व्हीट, बाजरा, maize, rice, jawar, cotton have led to a substantial rise in crop productivity and this is popularly known as green revolution। HYV सीड्स का प्रयोग करने के कारण हमारे देश में गेहूं, चावल, जवार, बाजरा और बेसिकली कॉटन, इनका प्रोडक्शन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन हैज बीन सेट अप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। राष्ट्रीय स्तर पर भी बीज कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया गया है, सेटअप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स, ताकि जो बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इन 2016-17 6,20,743 क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 2016-17 के अंदर 6,20,743 क्विंटल सर्टिफाइड बीजों को फार्मर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। समय के अनुसार केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन 2017-18 नियरली 265.9 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड। 2017-18 के अंदर 265.9 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन। अब देखो बेटे, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट डिसीज, इंसेक्ट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक का यूज करके हर तरह से फसलों को होने वाली बीमारियों से और जो फसलों को खराब करने वाले कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। 14 सेंट्रल प्लांट सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट। इसके लिए 14 पोत संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जो हर तरह से कोशिश करते हैं कि फसलों को होने वाली बीमारियों और जो फसलों को कीड़े जो फसलों को खराब कर देते हैं उन पर हर तरह से कंट्रोल किया जा सके। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। पेस्ट क्या होता है, कीड़ा नियंत्रण, जो कीड़े फसलों को खराब कर देते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड प्लान किया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है। साथ में HYV सीड्स का प्रयोग किया गया है ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को सुधारा जा सके। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हम लोग कन्वेंशनल तरीके से जो खेती करते हैं उसको छोड़कर फार्मिंग करने के नए नए साइंटिफिक तरीकों को अपनाएं। अब देखिए स्टूडेंट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिलेट टू, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग में आता क्या है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। हम लोग क्या करें, फसलों का सिलेक्शन करें, उनकी क्वालिटी का, मिट्टी को तैयार करना, फसलों को रोटेट करके उगाना। रोटेशन क्या होता है बच्चों, की फसलों को अदल बदल कर बोना। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चयन करना। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, और फर्टिलाइजर्स का यूज करना। दिस नोन एज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग which helps the farmers to increase the productivity. In this connection, intensive agriculture area program has been introduced. इसके लिए हमने एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम को भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है। एंड आल्सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च टू स्पीड अप द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इसके लिए IRDP प्रोग्राम भी चलाया गया है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ की जा सके। As many as 23 agriculture universities were engaged in promoting research on scientific cultivation. वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए
23 कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिफिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट वन, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या है? कृषि के अंदर ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करना। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। बहुत सारे प्रयास किए गए, एफर्ट्स किए गए ताकि हमारे देश में कृषि का मशीनीकरण किया जा सके। टू अनेबल द फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चरल मशीन्स, cheap credit facilities are provided by the societies, small and marginal farmers, agencies, regional rural bank and commercial banks। अब देखो बेटे, कृषि के अंदर बहुत सारे कदम उठाए गए ताकि कृषि के अंदर ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा प्रोवाइड की गई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसे मशीनों का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हैव बीन सेटअप फॉर दिस पर्पज। इसके लिए जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी डेवलपमेंट की गई ताकि कृषि को हर तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। स्टूडेंट, ये हमारे सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दीज आर वाइडली नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन है? द मीडिएटर बिटवीन स्टेट एंड टेलर ऑफ द सोयल, यानी कि सरकार और जमीन जोतने वालों के बीच में क्या है? इंटरमीडिएट्स। इट मीन्स दीज आर नोन एज ए जमींदार्स हैव बीन एबोलिश्ड। इसका मतलब जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। ओनरशिप राइट्स हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टीवेट द सोयल। ओनरशिप राइट किनको ट्रांसफर कर दिए गए? जो वास्तव में खेती करते हैं। This has been done with a view to stopping exploitation of the cultivators by the जमींदार। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो किसान हैं उनको जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाया जा सके। रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब क्या है बच्चों? लगान को नियमित करना। कई बार बेसिकली जो जमींदार है किसानों का शोषण करने के लिए फ्रिक्वेंटली रेंट को रेज कर देते थे, जिसके कारण किसानों के पास इतना भी नहीं बचता था कि वो अपना गुजारा कर सकें। तो सरकार ने भूमि सुधारों के अंतर्गत क्या कदम उठाया कि रेंट को रेगुलर कर दिया। अब देखो इसमें, टू पुट एन एंड एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटोर्शन फ्रॉम द कल्टीवेटर्स रेंट हैव बीन फिक्स्ड। अब किसानों को बेसिकल जो कल्टीवेटर्स है जो खेती करते हैं इलीगल वैधानिक तरीके से और अत्यधिक शोषण से बचाने के लिए रेंट को फिक्स कर दिया गया। जनरली दीज आर नोट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। जनरली जो हमारा रेंट है हमारी फसल के 1/3 मूल्य से अधिक का नहीं हो सकता। जैसे मान लो बेटे किसान ने 15,000 की प्रोडक्शन करी है तो जो किराया है बेसिकली वो 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या है बेटे? आपने प्रॉब्लम्स में पढ़ा ना कि हमारे लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो स्मॉल है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है? वो स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, बिखरी हुई है। तो इसलिए क्या किया गया? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को एज ए लैंड रिफॉर्म अडॉप्ट किया गया। अंडर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इट्स अ प्रैक्टिस टू allot land to the farmer at one place as a replacement for his scattered holding here and there. It saves the cost of cultivation। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कंसोलिडेशन एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम किसान को एक ही जगह पर जमीन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बेसिकली उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। देखो बेटे इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक किसान है बेटे, उसके पास 4 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ कहीं और है, दूसरी कहीं है, तीसरी कहीं है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट काफी बढ़ जाती है। इसके लिए बेटे क्या कदम उठाया गया कि उस किसान को जितनी जमीन उसकी इधर उधर बिखरी है उसके स्थान पर एक ही जगह पर क्या कर देना? जमीन अलॉट कर देना। दिस इज नोन एज ए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। बाय 2004 मोर देन 1,633 lakh hectares of land was brought under the consolidated holdings। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2004 के अंदर 1633 लाख हेक्टेयर जमीन को कंसोलिडेट यानी कि एकत्रित कर दिया गया ताकि फ्रेगमेंटेशन की समस्या को दूर किया जा सके। नेक्स्ट वन, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है? भूमि की अधिकतम सीमा क्या करना? निश्चित करना। विद ए व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज। अब भूमि के वितरण में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जमीन की अधिकतम सीमा को निश्चित कर दिया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स मीन्स इट इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड
होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और एन फैमिली कैन ओन। इसका मतलब क्या है बच्चों, भूमि की अधिकतम सीमा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जमीन का अधिकतम हिस्सा जो बेसिकली एक किसान परिवार के पास या एक व्यक्ति के पास हो सकता है। इसके लिए एक सीमा निश्चित कर दी गई। मान लीजिए बेटे एक सरकार ने 20 एकड़ जमीन बेसिकली मैक्सिमम लिमिट सील कर दी है, अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है, और किसी भी किसान के पास 20 एकड़ से अगर ज्यादा जमीन है तो नो डाउट वो उससे क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। गवर्नमेंट रीअज्यूम दिस लैंड फ्रॉम द जमींदार्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू द लैंडलेस वर्कर्स, और कहीं ना कहीं भूमिहीन किसानों को दे देंगे। अब देखिए इसमें सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली कैन ओन। सीलिंग ऑफ होल्डिंग्स का मतलब है कि भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना जो एक किसान या उसके परिवार के पास होनी चाहिए। द सरप्लस लैंड हैज बीन रीअज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स। और जो सरप्लस लैंड होगी सरकार उसको खुद ले लेगी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी लैंडलेस लेबरर्स के पास। लास्ट वन पॉइंट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि सहकारी खेती। स्मॉल जो फार्मर्स हैं बेटे उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज किया गया। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट एट लोअर प्राइस, जिसके द्वारा किसान एकत्रित होकर क्या कर सकते हैं, अपने इनपुट को बहुत कम कीमत पर, जैसे इनपुट में क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, उनको कम कीमत पर खरीद सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को हायर प्राइस पर बेच सकते हैं। दिस इज नोन एज ए कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब देखिए बेटे यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा है 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स के बच्चों 2 ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एक तो जो एक्सप्लॉयटेशन है टिलर ऑफ द सोइल का जमींदार करते हैं, बेसिकली उससे टिलर ऑफ द सोइल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड टू राइज, और इसके कारण बेटे एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी व्हेन द फार्मर्स आर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो बेटे तभी तो बढ़ेगी जब वो बेसिकली क्या कर पाएंगे, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म्स का, टू प्रमोट इक्वालिटी इन द रूरल इकोनॉमी। क्योंकि देखो बेटे रूरल सेक्टर के अंदर बहुत ही मिजरेबल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो जमींदार है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, हर तरह से किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि रूरल सेक्टर के अंदर क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाए। तो 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों, एक तो जो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशंस हैं किया जाता है उससे एक्सप्लॉइटेशन से क्या करना है, किसानों को बचाना है, और दूसरी बात प्रमोट इक्वालिटी इन द रूरल इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट अब इसी सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म्स, यानी कि सामान्य क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर सुधार किए गए। देखो बेटे जनरल रिफॉर्म्स के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस तरह से एग्रियन रिफॉर्म्स के अंदर जनरल रिफॉर्म्स किए गए। फर्स्ट वन एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। हमने प्रॉब्लम के अंदर पढ़ा था ना स्टूडेंट कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो बेटे इसलिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज को पहले से इंक्रीज करना चाहिए। विद ए व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपेंडेड। इसका मतलब क्या है बेटा, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को आप बढ़ाना चाहते हैं, देन इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट बी एक्सपेंडेड। आपको सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विभिन्न तरह के छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, उनको लॉन्च किया गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ताकि जो एरिया है हमारा अंडर इरिगेशन इसको बढ़ाया जा सके। इन 1951 barely 17% ऑफ लैंड अंडर द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो बच्चे 1951 के अंदर 17% एरिया वो एरिया था बेटे जिसको केवल इरिगेशन फैसिलिटीज मिली हुई थी। एंड एट प्रेजेंट इरिगेशन इज कवरिंग 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इरिगेशन का एरिया है बेसिकली 17% से बढ़कर 45% तक बढ़ गया है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कृषि में सामान्य रूप से सुधार में इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं तो इसके कारण भी कृषि में सुधार किया जा सकता है। आगे देखिए प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है बच्चों, साख की सुविधा, प्रोविजन उनको प्रोवाइड कराना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट।
देखो बेटे, इसके लिए हमने सहकारी समितियों की स्थापना की है। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, कि लो रेट पर, बहुत कम ब्याज दर पर किसानों को क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। आल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि ग्रामीण विकास बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 agricultural credit societies and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks in the country। अगर हम बात करें वर्तमान समय में 94,647 एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो क्या करती हैं, किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा 768 कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सहकारी कृषि समिति और साथ साथ ग्रामीण विकास बैंक भी स्टैब्लिश किए गए हैं। कमर्शियल बैंक आल्सो हैव बीन कैटरिंग द नीड्स ऑफ द फार्मर्स की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया है। दीज बैंक प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, लगभग क्या कोशिश करते हैं कि किसानों को 72% तक क्रेडिट नीड्स, किसानों की जो आवश्यकताएं हैं उनमें से 72% जो क्रेडिट है उनको इन कमर्शियल बैंकों से मिले। आगे देखिए बच्चों, इन 1982 नबार्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश टू इंस्टीट्यूट इन 1982 नबार्ड, इट मीन्स National Bank for Agriculture and Rural Development was established to institutionalize credit facilities to the farmer at the national level। यहाँ पर हमने बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रामीण विकास के लिए बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की है, जिसके अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, विच इज नेशनलाइज 14 बैंक्स अंडर द नबार्ड। ओके, कब किया गया था स्टूडेंट, 1982 के अंदर। 1982 के अंदर नबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ताकि किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज नेशनल लेवल पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो देखो बेटे, इसके अंदर कहने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1969 में हमारे जो कमर्शियल बैंक थे, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम था बेटे, उनमें 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था और 1982 में नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर लोन प्रोवाइड कराना है। इन 2017 एंड 18 फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 11,79,425 करोड़। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2017-18 के अंदर बैंकिंग सेक्टर से, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से, फाइनेंसिंग सेक्टर से किसानों को लगभग 11,79,425 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। इसका अर्थ बच्चों क्या है कि हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, अपने प्रॉब्लम्स में पढ़ा था ना स्टूडेंट कि किसानों के पास संगठित बाजार नहीं है, रेगुलर मार्केट नहीं है, तो इसलिए रेगुलेटेड मार्केट किसानों को प्रोवाइड कराना, उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को इस्टेब्लिशमेंट करना, ये भी बेटे क्या है, एक जनरल रिफॉर्म है। देखिए बच्चों, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नियमित बाजारों की देश भर में क्या की गई, इस्टेब्लिशमेंट की गई। एंड प्रोटेक्ट देम, और उनको बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, किसानों को रेमुनरेटिव प्राइस अवेलेबल कराना है, उनको उनके श्रम के बदले में एक अच्छा मूल्य मिले। एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन, और उनको जो मिडलमैन है यानी कि जमींदार है उसके द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना था। दीज मार्केट्स आर गवर्न बाय द मार्केट कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो मार्केट है इनको कौन चलाता है, बेसिकली कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, जिस पर्सन को एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया जाता है, वो बेसिकली इस मार्केट कमेटी को रेगुलेट करता है। दिस कमेटी आल्सो इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर्स। इन ये कमेटी बेसिकली किसानों को पूरी तरह से इंश्योर करती है, इस बात के लिए आश्वासन देती है कि उनको टाइमली पेमेंट की जाएगी। एंड आल्सो इंश्योर दैट
only specified weights and measures are used to weigh and the value of farm produce। देखो बेटे, एक तो इस बात के लिए आश्वासन करती है, इंश्योर करती हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, टाइमली मूल्य मिलेगा। और दूसरा बेटे बेसिकली स्पेशल वेट्स का मतलब क्या है, विशेष भार, और बेसिकली मेजर्स को यूज किया जाएगा ताकि किसानों की जो नाप तोल करते हैं हम लोग उनकी उपज का, वो सही तरीके से किया जा सके और उनको फसल का उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट वन, इसी में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मैंने बताया बच्चों, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट हमारा इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना है, सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाना कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस सोसाइटी एंश्योर्स फार्मर्स प्रोड्यूस इज ग्रेडेड। फार्मर्स की जो प्रोड्यूसेस हैं, प्रोडक्शन करते हैं बेटे, वो जो उपज लेकर आते हैं उसको ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब क्या है बच्चों, कि क्वालिटी वाइज उसको डिवाइड किया जाए एंड बेसिकली उसको क्वालिटी वाइज अगर आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, एंड सोल्ड ओनली व्हेन रेमुनरेटेड प्राइस इज अवेलेबल। और उनको तभी बेचा जाए किसानों की उपज को जब उनको उनकी पारिश्रमिक के बदले में उचित मूल्य मिले। द कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो गलट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट सो दैट क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस बात के लिए भी इंश्योर करती है कि एकदम से मार्केट के अंदर ग्लट होता है बच्चों, भीड़ भाड़ हो जाना, कि फूड ग्रेन की भीड़ भाड़ ना हो, जिसके कारण बेसिकली किसानों की उपज का मूल्य बहुत ही कम रह जाए। प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप इज मेड बाय द सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर फार्मर्स। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इन फसलों के संग्रहण के लिए भी व्यवस्था की जाती है ताकि इन फसलों को तभी बेचा जाए जब उनको अपनी फसल के लिए उचित मूल्य मार्केट से मिले। नेक्स्ट वन, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी होता है बच्चों कीमत समर्थन नीति। आप सबको पता है बेटे कि वीट एक सीजनल क्रॉप है। एकदम से बेटे जब मार्केट में वीट की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस क्रैश होकर काफी कम रह जाते हैं, जिसके कारण बेसिकली फार्मर्स को क्या लगता है कि उनको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए या उनको प्रोडक्शन और कम करना चाहिए। अगर सभी फार्मर्स धीरे धीरे प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी क्या है बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत नीति, जिसके अंतर्गत फार्मर क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को एक बेसिकली मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करती है। अगर किसानों को उससे ज्यादा कीमत मिल रही है तो दे कैन सेल एट द मार्केट एंड गेन द प्रॉफिट। अगर उनको न्यूनतम समर्थन कीमत से ज्यादा कीमत ओपन मार्केट में फूड ग्रेन सेल करके मिलती है, देन दे कैन सेल इन अ ओपन मार्केट। अदरवाइज गवर्नमेंट मस्ट परचेज फार्मर्स आउटपुट एट एमएसपी। देखिए बच्चों, अंडर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। इस कीमत नीति के अंतर्गत सरकार क्या करती है, बेसिकली किसानों को प्रोटेक्ट करती है मार्केट अनसर्टेनिटी से, बाजार में आने वाली अनिश्चितताओं से। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस टू द फार्मर एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी सरप्लस फूड ग्रेन है उसको गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीद लेती है। एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन दैट, जबकि उनको अगर वो उसको ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो उनको कीमत क्या मिलती है, काफी कम मिलती है। दिस इज नोन एज मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ओके बेटे, मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर बच्चे सारे के सारे एग्री एंड रिफॉर्म्स आपको डिस्कस किए हैं और आपको नो डाउट बेटे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो एग्री एंड रिफॉर्म्स पहले आप प्रॉब्लम्स को पढ़िए, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, प्रॉब्लम समझिए इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके बाद जो एग्री एंड रिफॉर्म्स मैंने आपको बेसिकली 3 टाइप से कराए हैं। फर्स्ट वन टेक्निकल, सेकंड मैंने कराया आपको लैंड रिफॉर्म, थर्ड कराया स्टूडेंट मैंने जनरल रिफॉर्म्स। बेटे वीडियो को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, बहुत ईजी चैप्टर है। आप लोगों ने एग्रीकल्चर का टॉपिक बेटे 9th-10th में भी कवर किया है। अगर आप कोशिश करेंगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
स्टूडेंट एक मैं आपको कहीं ना कहीं एक सजेशन भी देना चाहती हूँ। बेटे जब आपको कोई भी वीडियो शेयर की जाती है तो एटलीस्ट आप उस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद ही आप क्या करें, उसका रिटर्न वर्क मुझे सेंड करें, ताकि मुझे भी लगे कि आप भी अपने 100% एफर्ट्स देना चाहते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।